टुडेज क्लास। कल हमने थर्ड यूनिट का फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंडिया में पार्टी सिस्टम क्या है, इंडिया में कितनी नेशनल पार्टीज हैं रिसेंटली और कितनी स्टेट पार्टीज है, या किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो क्या क्वालिफिकेशंस, क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, वो किया था। आज हम करेंगे फीचर्स और नेचर ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम, कि इंडियन पार्टी सिस्टम का नेचर क्या है, या फिर कंटेम्परेरी टाइप में इंडियन पार्टी सिस्टम में क्या उसके गुड एस्पेक्ट्स हैं और क्या उनके केसेस हैं या बैड एस्पेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कि हमने पार्टी सिस्टम से पहले इलेक्शन कमीशन किया था, या इलेक्शन कमीशन से पहले हमने फेडरलिज्म प्रोसेस किया था। तो इस सब का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स के थ्रू एक डिस्क्रिप्शंस मिलता है हमें, कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को एक रिटन फॉर्म में दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन का क्या काम है या इलेक्शन कमीशन का ढांचा कैसा है। लेकिन पार्टी सिस्टम को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स मेंशन नहीं है, सिर्फ कुछ और दूसरी चीजों में ही जो हम पढ़ते हैं उन्हीं से हम ये मेजरमेंट करते हैं कि इंडिया में सबको अपनी पार्टीज बनाने का अधिकार प्राप्त है। जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स को जब स्टडी करते हैं तो 19 आर्टिकल के पार्ट सी में दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक को समुदाय या संघ बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो जो समुदाय और संघ बनाने का अधिकार दिया गया है वो इसी चीज को शो करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। या फिर इसी तरह कि पार्ट 15 में जो इलेक्शन कमीशन को हम स्टडी करते हैं तो इलेक्शन कमीशन में डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है कि इलेक्शन कमीशन सभी राजनीतिक दलों को मान्यताएं प्रदान करेगा और निष्पक्ष भाव से चुनाव करवाने का प्रबंध करेगा। तो वहां हमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलती है। वैसे किसी आर्टिकल के तहत राजनीतिक दलों का वर्णन नहीं है। या फिर अमेंडमेंट 52 या अमेंडमेंट 91 में राजनीतिक दलों के बारे में वर्णन किया गया है। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट में या शेड्यूल में या किसी आर्टिकल में कि ये यहाँ से यहाँ तक ये आर्टिकल्स राजनीतिक दलीय व्यवस्था से संबंधित है, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। नेक्स्ट आता है मल्टी पार्टी सिस्टम, कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हाँ इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हमने यूनी पार्टी या टू पार्टी सिस्टम अडॉप्ट ना करके स्विट्जरलैंड की तरह मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। और मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम के भी कुछ नेशनल पार्टीज है, कुछ स्टेट या रीजनल पार्टीज है। और उसमें जैसे फर्स्ट इलेक्शन जब हुआ था तो 14 नेशनल पार्टीज थी, 62 स्टेट रीजनल पार्टीज थी, लेकिन सेकंड ही इलेक्शन में नेशनल पार्टी सिर्फ 4 रह गई थी। और रिसेंटली 17th लोकसभा के इलेक्शन में 7 नेशनल पार्टी थी, लेकिन जून 2019 में ही एक नेशनल पार्टी को नेशनल पीपल्स पार्टी और बन गई थी। तो अब 8 नेशनल पार्टी है, 8 नेशनल पार्टीज है। नेक्स्ट आता है कंस्टेंटली चेंजिंग नेचर, कि जो पार्टीज है उनका नेचर भी कंसिस्टेंटली चेंज हो रहा है। कि बहुत सारी पार्टियां तो ऐसी हैं जो कांग्रेस से निकल के बनी, कि पहली बार जब इलेक्शन हुआ था तो जितनी भी पार्टियां थी, जैसे 14 जो नेशनल पार्टीज थी, वो सारी की सारी कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम में जो सदस्य रहे थे, उन्होंने कि हमें भी कोई ना कोई राजनीतिक पद चाहिए, इस लालसा में एक नए दल का गठन करके अपने दल को सरकार बनाने के लिए इलेक्शन में उतारा था। और इसी का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि 1967 तक स्टेट्स में और सेंटर में पूर्ण रूप से कांग्रेस की ही हेजेमनी देखने को मिलती थी, कांग्रेस का ही प्रभुत्व हमें देखने को मिलता था। और इसी प्रभुत्व के 1977 में पहली बार जनता पार्टी की गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन वो सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। 1980 में दोबारा से कांग्रेस की सरकार आ गई। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का नेचर है ये कंसिस्टेंटली चेंज होता रहता है इंडिया में। फिर 1969 में कांग्रेस में ही विभाजन हो गया। फिर उसके बाद क्या है,
1996 के इलेक्शंस के बाद या 1990 के इलेक्शन बाद ही लोकसभा में किसी एक पार्टी को कंप्लीट बहुमत ही नहीं मिलता था, तो सारी की सारी कोलिजन गवर्नमेंट्स बनने लग गई थी, बहुमत की सरकारें बनने लग गई थी, गठबंधन की सरकारें बनने लग गई थी। और उस गठबंधन की सरकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं, बेटा आपको ये सारी ना तो रटने की जरूरत है और ना याद रह पाएंगी। कि 1990 के इलेक्शन में पहली बार हंग पार्लियामेंट वर्ड यूज किया गया था कि त्रिशंकु संसद। ये हंग पार्लियामेंट क्या थी कि इस पार्लियामेंट में 1990 के इलेक्शन में जो जिन राजनीतिक दलों ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी, उस गठबंधन में वो राजनीतिक दल भी शामिल थे जो किसी टाइम पे एक दूसरे के ओपोनेंट होते थे, विरोधी होते थे, लेकिन सरकार बनाने में वो एक साथ शामिल हो गए थे। कि सहायक, दोस्त, शत्रु और जो जिसको सबसे ज्यादा बहुमत है वो भी उसमें शामिल है, इसलिए इसे त्रिशंकु संसद कहा जाता था, हंग पार्लियामेंट कहा जाता था। लेकिन 1999 में ही एक नई एनडीए ने, जो बीजेपी थी, भारतीय जनता पार्टी थी, उसने एक अपना अलग से अलायंस बना लिया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और बाद में 2004 के इलेक्शन में जब कांग्रेस जीती थी तो उसने भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक अलायंस बनाया था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और अब ये जो इलेक्शन होते हैं ना कि किसको कितनी सीट मिली, उसके साथ साथ ये भी काउंट किया जाता है कि एनडीए को कितनी सीट मिली। कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन अलग अलग लड़ती हैं, लेकिन सरकार में बनाने के वक्त वो हमेशा एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, गठबंधन का रूप, एक अलायंस बन जाता है, एक संगठन बन जाता है। और इसी तरह से 2014 के इलेक्शन में पहली बार बहुत टाइम के बाद किसी पार्टी को कंप्लीट बहुमत मिला था, लेकिन फिर भी उसमें दूसरी पार्टी शामिल थी। 19 के इलेक्शन में भी स्पष्ट बहुमत था बीजेपी के पास, फिर भी उसमें 13 दूसरी पार्टियां शामिल हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का ये बिहेवियर लगातार चेंज होता रहता है, आज इसके साथ है ये पार्टी, कल किसी दूसरे के साथ। नेक्स्ट है एंड ऑफ इफेक्टिव ऑपोजिशन पार्टी। की इंडिया में एंड ऑफ इफेक्टिव ऑपोजिशन पार्टी खत्म हो चुका है पूरी तरह। और ये जब इंडिया के स्टार्टिंग फेज था तब भी था कि 1977 से पहले भी कोई इतना पावरफुल या सशक्त, हम कह सकते हैं, विरोधी दल नहीं देखने को मिलता था, क्योंकि कांग्रेस का ही आधिपत्य रहता था, किसी पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें नहीं मिल पाती थी। बाद में 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो जनता पार्टी को थोड़ा बहुमत मिलना स्टार्ट हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी को भी मिलना स्टार्ट हुआ था, लेकिन सबसे पहले तो लोकसभा में तेलुगु देशम पार्टी ने अपना आधिपत्य दिखाया था, जो एक बार विरोधी पार्टी के रूप में भी रही थी। लेकिन अब रिसेंट की अगर हम बात करें कि अब इफेक्टिव ऑपोजिशन पार्टी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, जिस पार्टी को बहुमत मिला है उसके बाद जो पार्टी ऑपोजिशन का रोल प्ले करेगी उसे 10% स्थान मिलने चाहिए लोकसभा के, कि उसे 10% स्थान उस राजनीतिक दल को उस सदन में मिलने चाहिए। जैसे लोकसभा के 545 में से उसे 10% स्थान मिलने अनिवार्य है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ना तो 2014 में ना 2019 में उसे सिर्फ 44 52 सीटें मिली थी, जो 10% का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं करती है। और इस वजह से 16वीं और 17वीं लोकसभा में और कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इस आधिपत्य पर नहीं है। तो सशक्त कि एक प्रभावशाली विरोधी दल समाप्त होता दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट मेंबर। कि इंडिया में इंडिपेंडेंट मेंबर्स एमपी एमएलए की संख्या बढ़ रही है, लेकिन 17वीं लोकसभा में इनकी संख्या कम देखी गई। एक टाइम ऐसा था कि एमपी एमएलए में इंडिपेंडेंट मेंबर्स बहुत ज्यादा होते थे और इन इंडिपेंडेंट मेंबर्स की वजह से सत्ता परिवर्तन भी बहुत ज्यादा होता था, दल बदल भी बहुत ज्यादा होता था। लेकिन 17वीं लोकसभा में सिर्फ 3 निर्दलीय प्रत्याशी ही चुनकर गए हैं, 3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स ही गए हैं। और इंडिपेंडेंट मेंबर्स की अवधारणा सबसे ज्यादा तभी आती है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी किसी मेंबर को नॉमिनीज के रूप में खड़ा नहीं करती है इलेक्शन में, तो वो फिर इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ता है और अगर वो जीत जाता है तो संसद में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है जनता के साथ कम संपर्क।
कि बहुत से राजनीतिक दल तो ऐसे होते हैं जो इलेक्शन के टाइम में आते हैं, कि बरसाती मेंढक की तरह, कि बरसाती मेंढक बारिश में ही दिखाई देते हैं ना, पहले पता नहीं ऐसा महसूस होता है कि बारिश में ही बरसे हैं वो, और बारिश के बाद एक दो दिन में गायब हो जाते हैं। तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां तो ऐसी होती हैं जो इलेक्शन के टाइम पे उनका गठन होता है, इलेक्शन के बाद तो खत्म ही हो जाती है, उनका नाम भी किसी को सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो जनता के साथ कम संपर्क रखती हैं, या जो नेशनल या स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है वो जनता का संपर्क या फिर रैली या संगठन करते रहते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे उन्हें इस चीज का फायदा मिले। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज्म, कि अपॉर्चुनिटीज्म क्या होता है, जो दल बदल देखने को मिलता है ना, या फिर गठबंधन की, जब कोलिजन गवर्नमेंट का निर्माण किया जाता है, गठबंधन सरकार का निर्माण, वो अपॉर्चुनिटीज्म ही है। जैसे हरियाणा का एग्जाम्पल ले, हरियाणा में जजपा को सीटें मिली, मे भी 10 थी, करेक्ट नहीं भी हो सकती, मैं 10 या 11 सीटें थी, बेटा चेक कर लेना एक बार, कि जजपा ने फिर सरकार बनाने के लिए, सरकार बनानी है उसे, सरकार में सहभागिता चाहिए, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और शामिल हो गए भाजपा के साथ और सरकार बना ली। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी एग्जाम्पल देखने को मिला था। पिछली जो सरकार थी महाराष्ट्र की, उसमें शिवसेना ने समर्थन दिया हुआ था बीजेपी को, भाजपा को, लेकिन जो 19 में इलेक्शन हुए उसके बाद, तो उसमें शिवसेना ने क्या किया, शिवसेना खुद बनना चाहता था, कि उद्धव ठाकरे खुद सीएम बनना चाहता था, तो उसने भाजपा को समर्थन दिया नहीं, उसके साथ गठबंधन समाप्त कर लिया और एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन लेके खुद की ही सरकार बना दी। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज्म है, कि अवसर का फायदा उठाना। शिवसेना को जब कम सीटें प्राप्त थी तो उसने बीजेपी को समर्थन देकर उसकी सरकार बनवाई, लेकिन जब उसे बीजेपी से कुछ सीटें ज्यादा मिल गई, उसे लगा कि मुझे एनसीपी और कांग्रेस समर्थन दे दे तो मैं सरकार बना सकता हूँ, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन बीजेपी को जा ही नहीं सकता था, तो उसने खुद को ही बीजेपी से अलग करके अपनी सरकार बनाई। नेक्स्ट है लूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, की राजनीतिक दलों का ढीला ढाला संगठन, और वो ढीला ढाला संगठन क्या है, एक तो दल बदल दिखने को मिलता है ढीले ढाले संगठन में, और दूसरा देखने को मिलता है निर्दलीय उम्मीदवार। निर्दलीय उम्मीदवार और दल बदल दोनों इस लूज ऑर्गेनाइजेशन की ही उपज है, कि उनका ओरिजिन इस लूज ऑर्गेनाइजेशन से ही होता है, कि जिसको टिकट नहीं मिली या तो वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगा, या फिर जिसकी अपनी पार्टी से नहीं बन रही, विचार नहीं मिल रहे, वो दल बदल लेगा। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दलों के पंजीकरण की अनिवार्यता, कि इंडिया में जो 1951 का पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट लागू किया गया था, जिस एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर्ड करता है, तो वो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और वो रजिस्ट्रेशन इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टी 60 डेज के अंदर अंदर, या जो पॉलिटिकल पार्टी पहले से है उनको 30 डेज के अंदर अंदर मान्यता लेनी पड़ती है, रजिस्टर्ड अप्रूवल लेनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन से, और उसको 60 डेज जो नई पॉलिटिकल पार्टी है, 30 डेज जो पहले से पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन कमीशन को एक अपील या एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है इलेक्शन लड़ने के लिए, और फिर इलेक्शन कमीशन उसको, उस पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड करता है, उसको एक नंबर देता है, फिर वो इलेक्शन लड़ पाती है। हालांकि उस रजिस्टर्ड की औपचारिकता में यही होता है कि पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी पैरेम्बल, उसके ऑब्जेक्टिव्स या पैरेम्बल में जितनी भी चीजें, प्रस्तावना में जो चीजें निहित है, उनका उल्लंघन नहीं करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और इसीलिए जब इलेक्शन कमीशन में पार्टीज आई थी, तो इलेक्शन कमीशन में चुनाव में ईवीएम में एक सीक्वेंस बताई थी मैंने आपको, सबसे ऊपर तो जो स्थायी मान्यता प्राप्त दलों के सदस्यों के नाम होते हैं, फिर गैर मान्यता प्राप्त पंजीकरण दलों के सदस्यों के नाम होते हैं। वो गैर मान्यता प्राप्त पंजीकरण क्या होते हैं, कि किसी पार्टी ने एक इलेक्शन लड़ना चाहता था, वो उस टाइम उसने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो वो पंजीकरण करवाया था, लेकिन मान्यता उसको नहीं मिल पाई, क्योंकि किसी कारण से या तो उसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, या फिर मान्यता मिलने के लिए, कल हमने किए थे ना कि राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और
राज्य दल की मान्यता के लिए ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो एलिजिबिलिटी, वो योग्यता वो क्रॉस नहीं कर पाया तो वो मान्यता प्राप्त दल नहीं बन पाया, लेकिन वो पंजीकृत दल था, वो रजिस्टर्ड था, तो उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एप्लीकेशन डालता है इलेक्शन लड़ने के लिए नेक्स्ट इलेक्शन में। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनल पार्टीज। कम्युनल पार्टीज क्या है, जैसे हिंदू महासभा, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, बजरंग दल, मुस्लिम लीग, द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म, जो धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। कि मुस्लिमों के लिए शिवसेना क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र मराठाओं के लिए, जैसे एक बार ये इश्यू बड़ा राइज हुआ था कि शिवसेना ने बिहारी, यूपी, जो भी बाहर के लोग थे उनको निकालना शुरू कर दिया था कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठाओं के लिए। इसी तरह से शिरोमणि अकाली दल हमेशा से एक अलग खालिस्तान की डिमांड करते हैं, पंजाब को एक अलग दर्जा प्रदान करवाना चाहते हैं। द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म के साउथ में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं इंप्लीमेंट करने देना चाहते। कि कुछ ऐसे धार्मिक संगठन जो सक्रिय रूप से राजनीति में अपना योगदान अदा करना शुरू कर देते हैं या राजनीति में भाग ले लेते हैं, कम्युनल पार्टीज होती हैं वो सारी। नेक्स्ट है फैक्शनलिज्म, गुटबंदी। तो गुटबंदी रूलिंग पार्टी में भी होती है और अपोजिट पार्टी में भी होती है गुटबंदी, और इस गुटबंदी की वजह से ही नई नई पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं। जैसे इसमें हरियाणा का एग्जांपल दिया है, 16वीं लोकसभा के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरेंद्र सिंह राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। जैसे अब गुटबंदी का ये एग्जाम्पल था कि पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से पहले उसके बड़े बड़े दिग्गज नेता जो पिछला इलेक्शन जीते थे वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। कि ममता बनर्जी जिस नंदीग्राम की सीट से हारी है, उसी नंदीग्राम की सीट से शुभेंदु बंधु जो जीता है, वो पिछले इलेक्शन में ममता बनर्जी की पार्टी का मेंबर था और इस सीट से वही जीता। अब उसने बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। तो ये गुटबंदी, ये फैक्शनलिज्म बहुत देखने को मिलती है। अपने फायदे के लिए मेंबर्स पार्टी को चेंज कर लेते हैं। जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष लास्ट टाइम हरियाणा में अशोक तंवर थे, लेकिन अशोक तंवर इस इलेक्शन में कि हुड्डा का प्रभुत्व ज्यादा रहा तो उन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया कांग्रेस पार्टी से। तो ऐसा चलता रहता है बहुत टाइम। नेक्स्ट है डिफेक्शंस, जिसको हम बिल्कुल कंप्लीटली डिटेल से कर चुके हैं। दल बदल, कि दल बदल क्या होता है, दल बदल को लेके अब तक कितनी सरकारें परिवर्तित हुई हैं, और उस दल बदल को रोकने के लिए 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हुए हैं, 52 का और 91 का। उसी को मिनिएचर फॉर्म में आपको यहाँ मेंशन करना। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म। कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद के आधार पर उनका गठन हुआ है। जैसे बंगाल की अकाली दल, तमिलनाडु की डीएमके और एआईडीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम, तेलंगाना की तेलंगाना राष्ट्र समिति। ये जो तेलंगाना राष्ट्र समिति है तेलंगाना की, इसी ने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को एक अलग राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ओडिशा की बीजू जनता दल, सिक्किम की डेमोक्रेटिक फ्रंट, महाराष्ट्र की शिवसेना, या हम हरियाणा का एग्जांपल ले ले इंडियन नेशनल लोक दल या जननायक जनता पार्टी, असम का असम गण परिषद, झारखंड का झारखंड मुक्ति मोर्चा, और झारखंड के इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड को बिहार से एक अलग स्टेट बनवाया। तो रीजन लेवल पे कि क्षेत्र के आधार पर दल बनते हैं, क्योंकि उस पे क्या अवधारणा निहित होती है कि हमारे क्षेत्र का जो व्यक्ति है वही हमारे हित के लिए काम कर सकता है, हमारी समस्याओं को अच्छे से समझता है वही व्यक्ति। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत पूजा, पर्सनैलिटी क्लट। पर्सनैलिटी क्लट क्या होता है कि व्यक्तिगत आरक्षण से इंडिया में ही नहीं फॉरेन पॉलिटिक्स भी प्रभावित रही है। जैसे फॉरेन पॉलिटिक्स में कि चार्ल्स का और प्रिंस चार्ल्स का और मैरी का प्रभुत्व सबसे ज्यादा रहा है। अमेरिका में जैसे बराक ओबामा का था, बुश का था, बुश के फादर का था।
इसी तरह इंडिया में पर्सनालिटी कल्ट किसको माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, इंदिरा गांधी को, अटल बिहारी वाजपेयी को, राजीव गांधी को। रिसेंटली किसको माना जाता है? नरेंद्र मोदी को। कि इलेक्शन जहां स्टेट में भी अगर बीजेपी की पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो वोट मांगे जाते हैं मोदी के नाम पे। और इसी पर्सनालिटी कल्ट को लुभाने के लिए बहुत से नारे भी दिए गए थे। जैसे 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी सेंटर में, तो 1980 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें दोबारा से ये नारा दिया गया कि इंदिरा लाओ देश बचाओ। इसी तरह 1999 के इलेक्शन में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए नारा दिया गया, अब की बारी अटल बिहारी। इसी तरह से 16वीं लोकसभा में नारा था नमो मंत्र का, मोदी से संबंधित, या हर हर मोदी, घर घर मोदी के जो नारे दिए जाते हैं। कि ये वो सारी चीजें हैं जो किसी एक प्रभुत्वशाली व्यक्ति की छवि को बुनाने के लिए या उसका फायदा उठाने के लिए जो किया जाता है चुनावों के दौरान। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ क्लियर कट आइडियोलॉजी। कि इंडिया में जो पार्टी सिस्टम है ना, उस पार्टी सिस्टम में या पॉलिटिकल पार्टीज में क्लियर कट आइडियोलॉजी भी नहीं है। क्लियर कट आइडियोलॉजी तो है ही नहीं, तभी तो पॉलिटिकल डिफेक्शन होता है, दल बदल होता है, या फिर इंडिपेंडेंट मेंबर्स इलेक्शन लड़ते हैं। जैसे कांग्रेस थी, कांग्रेस का आजादी से पहले विभाजन हो गया। अगर एक आइडियोलॉजी थी तो फिर डिफर ओपिनियन कैसे आ गए? फिर आजादी के बाद 1969 में विभाजन हो गया, जब इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया इस विभाजन में। इंदिरा कांग्रेस, कांग्रेस आई और कांग्रेस संगठन कांग्रेस ओ बन गया। इसी तरह से जो जनता पार्टी थी, आगे जाके भारतीय जनता पार्टी, जिसमें लोक दल और जनसंघ दोनों शामिल थे, लेकिन जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन पाई, लोक दल और जनसंघ उससे अलग हो गए। तो बहुत टाइम पे, जैसे इंडियन नेशनल लोक दल थी, आइडियोलॉजी क्लियर कट नहीं थी या एक स्पष्ट विचारधारा टाइम के साथ प्रोग्रेसिव नहीं थी, तो इंडियन नेशनल लोकदल में से ही एक जननायक जनता पार्टी बन गई हरियाणा में। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। जैसे बंसीलाल ने कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा विकास पार्टी बना दी थी। तो सुस्पष्ट विचारधारा, एब्सेंस ऑफ क्लियर कट आइडियोलॉजी ही इस चीज के पीछे निहित करती है कि उस पार्टी के सारे मेंबर्स उस आइडियोलॉजी से रेलिवेंसी जब नहीं रख पाते हैं तो अलग पार्टी बना लेते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह तमिलनाडु में डीएमके का विभाजन होकर एआईडीएमके बन गया। साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन होकर 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिज्म बन गया। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों के सिद्धांतहीन समझौते। और राजनीतिक दल सिद्धांतहीन समझौते कब करते हैं? या तो सरकार बनाने के लिए, जैसे कि शिवसेना का सिद्धांतहीन समझौता दिखाई देता है, जजपा का सिद्धांतहीन समझौता दिखाई देता है। लास्ट 5 इयर्स के ड्यूरेशन में तो शिवसेना जनता पार्टी के ही साथ थी, और अब उसने जनता पार्टी से अपना समर्थन लेके खुद की सरकार बनाने के लिए जिनके वो विरुद्ध थे उन कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से सरकार बना ली। तो सिद्धांतहीन समझौते करते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, कि अगर दल बदल करेंगे तो कार्यवाही होगी, तो दल बदल ना करके गठबंधन की सरकार ही बनवा देते हैं, क्योंकि गठबंधन कोई दल बदल में शामिल नहीं होता, और गठबंधन की जब सरकार करेंगे तो उन्हें मंत्री पद भी मिलेगा। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। और आंतरिक लोकतंत्र का अभाव कहाँ देखने को मिलता है? कि लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र एक ऐसा सांगठनिक या संगठनात्मक एक ऐसा फॉर्मुलेटिव ढांचा होता है जिसमें दल बदल, पॉलिटिकल डिफेक्शन या पॉलिटिकल नॉर्म्स या डेमोक्रेसी को इंफीरियर नहीं शो किया जाता है। कि डेमोक्रेसी का जो इंटरनल पार्ट है, उस इंटरनल पार्ट में डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज को आइडियल माना गया है। कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो चेयरपर्सन है, जो हाई कमिश्नर, हाई कमांड जो ऑफिसर्स है, जिनके हाथ में इनकी बागडोर है, वो एक मोरलिटी का पालन करेंगे, जो मोरलिटी किसी भी डेमोक्रेसी को हानि नहीं पहुंचा पाएगी, हमारे डेमोक्रेसी की आंतरिक भावना को। और आंतरिक भावना क्या होती है? जिस सरकार का या जिन अधिकारियों का व्यक्ति चुनाव करते हैं वो उनके सच्चे प्रतिनिधि है। जैसे हम एग्जांपल लें कि जजपा को चुना कि हम ये चाहते थे कि नहीं, हम बीजेपी को भी वोट नहीं देना चाहते, बीजेपी की सरकार नहीं बनवाने देना चाहते, कांग्रेस की भी नहीं चाहते,
लेकिन बीजेपी जजपा ने तो बीजेपी की ही सरकार संगठित करवा दी। तो पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ ऐसे नॉर्म्स की अपने मैनिफेस्टो का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, नैतिकता का त्याग नहीं करना चाहिए, एक पार्टी में अनुशासन होना चाहिए। ये नहीं कि पार्टी में एक सीट पे 2 नॉमिनीज का कंपटीशन है, अगर उनमें से दी तो एक ही को जा सकता है ना, नॉमिनी तो एक ही को खड़ा किया जा सकता है, तो दूसरा इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेगा, उससे वो अपनी ही पार्टी के वोटों को बांट रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इंटरनल डेमोक्रेसी में। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स के पार्टी सिस्टम में, इंटरनल डेमोक्रेसी में इस चीज की कमी दिखाई देती है, ये आंतरिक संगठन कम दिखाई देता है। तो आज की क्लास में हमने नेचर किया है पॉलिटिकल पार्टीज का, कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज का नेचर